हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो कि किडनी की मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सामान्यतया एक किडनी के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 किडनी होती है मनुष्य के अंदर, तो दोनों किडनी में मिलाकर के 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन जो है वो एक सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ये किस प्रकार की संरचना है, नेफ्रॉन जो है इसके कौन कौन से भाग हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज की क्लास के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो नेफ्रॉन आज का अपना टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो है ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई होती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और इस नलिका को भी फिर अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। नेफ्रॉन जो है इसके अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, अब वो भाग कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। ये नेफ्रॉन के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के भागों के अंदर सबसे पहला भाग आता है बोमेन संपुट, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अलावा केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, इसके अलावा समीपस्थ कुंडली जिसको हम पीसीटी भी कह सकते हैं या प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा हेनले लूप इसका अगला भाग है, लूप ऑफ हेनले। दूरस्थ कुंडली जिसको हम डीसीटी भी कह सकते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, ये नेफ्रॉन के मुख्य भाग होते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसमें सामान्यतया ये भाग जो है वो किस प्रकार से स्थित होती है ये हमें इसके डायग्राम से मालूम चलेगा। इसका डायग्राम भी हम जस्ट आगे देखेंगे। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि बोमेन संपुट, केशिका गुच्छ, ये दोनों मिलकर के नेफ्रॉन जो है इसका जो पार्ट बनाते हैं इसको हम कहते हैं मेलपिघिकाई। मेलपिघिकाई, ध्यान देना, नेफ्रॉन की इस पूरी संरचना को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये नेफ्रॉन के अलग अलग भाग हैं। इन भागों के आधार पर ही सामान्यतया इसको 2 भागों में या इसकी संरचना को 2 प्रकार से बांटा गया है। इसकी संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। उन भागों के अंदर बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर के नेफ्रॉन का जो भाग बनाते हैं उसको हम कहते हैं मेलपिघिकाई, मेलपिघियन बॉडी, मेलपिघियन बॉडी। ये तो हो गया नेफ्रॉन का मेलपिघियन काय, मेलपिघियन कॉर्पस्कल्स भी बोल सकते हैं इसको, मेलपिघियन कणिका। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी भाग हैं जिसमें आपकी पीसीटी आ गई, लूप ऑफ हेनले आ गया, डीसीटी आ गई और सीडी यानी कलेक्टिंग डक्ट आ गई, ये सारे मिलकर के जो भाग बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्त्रावी भाग। नेफ्रॉन का स्त्रावी भाग, सिक्रेटिंग पार्ट, सिक्रेटिंग पार्ट। तो एक नेफ्रॉन जो है इसको सामान्यतः 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक भाग मेलपिघिकाई होगा और दूसरा भाग जो है वो सिक्रेटिंग पार्ट होगा, स्त्रावी भाग होगा। मेलपिघिकाई के अंदर कौन कौन आएंगे, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। इसके अलावा जो स्त्रावी भाग होता है, सिक्रेटिंग पार्ट होता है, इसके अंदर पीसीटी आ गया, डीसीटी आ गया, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका आ गया, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले, ये सारे मिलकर के स्त्रावी भाग का निर्माण करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ये जो समीपस्थ कुंडली है सामान्यतया इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो हेनले लूप है इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो डीसीटी है इसकी लंबाई 0.5 सेंटीमीटर और जो संग्राहक नलिका है इसकी लंबाई होती है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इनकी लंबाई के हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी लंबाई को देखने पर हमें यह पता चलता है कि सबसे बड़ा भाग जो है नेफ्रॉन का सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा होता है, हेनले लूप। तो हेनले लूप जो है ये हो गया सबसे बड़ा भाग। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डीसीटी होती है, इस डीसीटी की लंबाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। ये सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग। तो सबसे बड़ा भाग तो हो गया लूप ऑफ हेनले और सबसे बड़ा भाग जो है
वो कौन सबसे बड़ा भाग हो गया लूप ऑफ हेनले, सबसे छोटा भाग कौन सा हो गया डीसीटी। ये सामान्यतया नेफ्रॉन जो है इसके भाग हो गए। इसके अलावा ध्यान देना नेफ्रॉन जो है इसकी लोकेशंस के आधार पर, इसकी स्थिति के आधार पर, किडनी में ये इनकी स्थिति के आधार पर नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है नेफ्रॉन जो है उनकी लोकेशंस के आधार पर, किडनी में ये कहां स्थित होते हैं उसके आधार पर नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं वल्कुटीय नेफ्रॉन जिनको हम कहते हैं सामान्यतया कोर्टिकल नेफ्रॉन। इसके अलावा दूसरे होते हैं सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन। ठीक है, सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन हिंदी में थोड़ा जटिल नाम है, इंग्लिश में आराम से याद रख जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, किस आधार पर, स्थिति के आधार पर। ठीक है, कोर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन जो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन जो सामान्यतया जो कोर्टेक्स और मेडुला जो है इसके जंक्शन पॉइंट पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो टाइप के होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, इनके अंदर और भी डिफरेंस होते हैं, अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रॉन के प्रकार। नेफ्रॉन के प्रकार, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, किस आधार पर प्रकार किए गए हैं, किडनी में इनकी लोकेशन के आधार पर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं किडनी में लोकेशन के आधार पर। एक तो होते हैं सामान्यतया वल्कुटीय नेफ्रॉन, वल्कुटीय। ठीक है, दूसरे होते हैं सानिध्य मध्यांश, सानिध्य मध्यांश, सानिध्य मध्यांश। ये नेफ्रॉन के दो प्रकार हो गए, वल्कुटीय नेफ्रॉन और सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन। वल्कुटीय इंग्लिश में ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो सकता है, ये कोर्टिकल नेफ्रॉन, और ये हो गए जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है, तो ये हो गए नेफ्रॉन के दो टाइप। अब इनकी स्थिति की बात करें हम, भाई स्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है, तो इनकी स्थिति ये कहां पाए जाते हैं, तो ये कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, कोर्टेक्स में स्थित होते हैं। कोर्टेक्स जो कि किडनी का आउटर पार्ट होता है, बाह्य भाग होता है, उस बाह्य भाग को हम कहते हैं कोर्टेक्स या वल्कुट। उसके अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन क्या कहलाएंगे, वल्कुटीय नेफ्रॉन। वहीं सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन जो है ये पाए जाते हैं सामान्यतया कोर्टेक्स और मेडुला जो है इसके जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, तो कोर्टेक्स तथा मेडुला के जंक्शन पॉइंट यानी संधि स्थल, जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो है किडनी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं वल्कुटीय नेफ्रॉन। जितने नेफ्रॉन होते हैं उसका लगभग 80 से 85% भाग जो है ये होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। बाकी शेष बचा हुआ भाग जो है वो 15 से 20% ये होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसके अलावा ध्यान देंगे इनके अंदर ये जो कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं इनका जो लूप ऑफ हेनले है, LOH का मतलब लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले जो है वो इनका छोटा होता है। लूप ऑफ हेनले क्या होगा इनका, छोटा। वहीं इनका लूप ऑफ हेनले जो है वो होता है बड़ा। ये इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, और इनकी विशेषताएं भी हमें मालूम चल रही है। ठीक है, कंपेरिजन कर लेंगे, इसके अंदर अंतर कर लेंगे, तो अंतर के साथ साथ हमें प्रत्येक के पर्टिकुलर के बारे में भी हमें पता चल जाएगा, और दोनों के अंदर अंतर क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा ध्यान देंगे ये पानी अधिक होने पर मूत्र का निर्माण करते हैं, पानी अधिक होने पर मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण। और वहीं ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये पानी कम होने पर मूत्र का निर्माण करेंगे, पानी कम होने पर मूत्र का निर्माण। यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कब होगा, जब वाटर जो है वो कम होगा, और यहाँ पे जब वाटर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो सामान्यतः यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पानी की उपलब्धता के आधार पर किडनी जो है वो अपने यूरिन फॉर्मेशन की, मूत्र निर्माण की स्ट्रेटेजी जो है उसको चेंज करती है। ठीक है, अगर शरीर के अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है, तो उस स्थिति में किडनी जो है इसको डाइल्यूट यूरिन बनाना है। ठीक है, यानी पतला मूत्र जो है वो बनाना है। वहीं अगर शरीर में पानी की कमी है तो उस स्थिति में सामान्यतः किडनी को कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है, सांद्र मूत्र बनाना है, गाढ़ा मूत्र बनाना है। तो इसी हिसाब से जो है सामान्यतः जब पानी अधिक होगा तो उस स्थिति में कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, और पानी कम होगा तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस।
तो ये नेफ्रॉन के टाइप हो गए, नेफ्रॉन के पार्ट हो गए। अब नेफ्रॉन जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सामान्यतया इसको चित्र के अंदर देखा जाए तो कैसा दिखता है, तो उसको हम चित्र द्वारा देख लेते हैं, डायग्राम के जरिए इसको समझ लेते हैं। इसके जो भाग होते हैं उन भागों को डायग्राम के जरिए हम समझ लेते हैं। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है इसके अंदर सामान्यतया ये जो इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनको अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहला इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है, ये इसका जो सबसे प्रारंभिक भाग है, ये प्रारंभिक भाग जो आपको पैलेनुमा दिखाई दे रहा है, इस पैलेनुमा भाग को हम कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो बोमेन कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल के नीचे वाला जो भाग है, बोमेन कैप्सूल के सॉरी अंदर वाला भाग है, अंदर जो है ये नलिकाकार संरचनाएं होती है, इनको हम कहते हैं सामान्यतया नलिकाकार संरचनाओं का एक जाल सा होता है, उस जाल को हम कहते हैं केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। ग्लोमेरुलस के बाद में ये जो यहाँ ये जो कुंडलित पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस कुंडलित भाग को हम कहते हैं सामान्यतः पीसीटी, प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आगे ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यू शेप भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, यानी हेनले लूप। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस हेनले लूप के आगे वाला भाग, ये जो भाग है, ये जो कुंडलित भाग, इस कुंडलित भाग को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी डीसीटी। डीसीटी के बाद में अगली जो लंबी नलिका दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ये सामान्यतः नेफ्रॉन के अलग अलग भाग होते हैं। अब यहां पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो बोमेन संपुट है, इस बोमेन संपुट के अंदर ये जो नलिका आ रही है, ये सामान्यतः बोमेन संपुट के अंदर रक्त को लेकर के आती है, एरो से समझ सकते हैं आप। और ये जो रक्त को लेकर के आ रही है, इसको हम कहते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। इसके अलावा अभिवाही धमनी जो है, इसके बाद में इधर जो नलिका जा रही है, ये सामान्यतः रक्त को इस नेफ्रॉन से बाहर ले जाती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन से रक्त को बाहर ले जाने वाली जो नलिका है, इसको हम कहते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी, इफ्रेंट आर्ट्रियोल, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये सामान्यतया नेफ्रॉन के अंदर ब्लड सप्लाई हो गई। अब देखो, सबसे पहली बात हमने पीछे पढ़ा है कि किडनी के अंदर जो शुद्ध रक्त लेकर के आती है वो वृक्क धमनी होती है। वो ही वृक्क धमनी जो है वो आगे आकर के अभिवाही धमनी के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, एफरेंट आर्ट्रियोल में बदल जाएगी। और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, ये सामान्यतया उस ब्लड को इस ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो इस बोमेन संपुट के अंदर जब ब्लड लाती है, सामान्यतया एफरेंट आर्ट्रियोल आगे आकर के केशिकाओं के जाल में विभक्त हो जाती है, यानी केशिकाओं का जाल बनाती है। और वो जो केशिकाओं का जाल होता है उसी को हम कहते हैं केशिका गुच्छ, यानी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो ध्यान रखना, बोमेन संपुट के अंदर जो केशिकाओं का जाल पाया जाता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस की जो केशिकाएं होती है वो सामान्यतया आगे चल करके एक धमनी बनाती है, दूसरी आर्टरी बनाती है, और उस आर्टरी को हम कहते हैं सामान्यतया अपवाही धमनी, यानी इफ्रेंट आर्ट्रियोल। ये जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल होती है ये सामान्यतया ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर ले जाती है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इससे क्या फायदा हुआ, ब्लड यहां से आया और वापिस चला गया। देखो, यहां से जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड से ब्लड जो है ये सामान्यतः जब इस केशिकाओं के जाल के अंदर घूमता है, जब ये जो ब्लड है ये केशिकाओं के जाल में जब जाता है, तो उस स्थिति में यहां ये जो केशिकाओं का जाल है, ये केशिकाओं का जाल जो है इस ब्लड के अंदर जो भी चीजें होती है उनको फिल्टर कर देता है, उनको फिल्टर कर देता है। और वो जो फिल्ट्रेट होते हैं, वो फिल्ट्रेट वो सामान्यतः यहां से इस प्रकार से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ग्लोमेरुलस का काम होता है यहां से जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड को फिल्टर करना, और इसमें जो भी चीजें होती है वो अलग हो जाती है। जो भी चीजों का मतलब ये है कि एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है,
आयन है, ठीक है, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड, जो अपशिष्ट पदार्थ हमें बाहर निकालने हैं वो भी। तो यहाँ पे जो है ये पदार्थ अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये पदार्थ आगे जो है पीसीटी वगैरह के अंदर चले जाएंगे, जिसके बारे में आगे हम अभी बात भी करेंगे। तो ध्यान देना, जब यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्ट्रेट होने के पश्चात, छनने के पश्चात बचा हुआ जो रक्त होता है वो रक्त इस अपवाही धमनी में चला जाता है, और अपवाही धमनी जो है वो फिर आगे चल करके सामान्यतया जो शिरा होती है, जो किडनी से जो शिरा बाहर निकलती है, उस किडनी की शिरा के अंदर जुड़ती है, और किडनी की जो शिरा होती है जिसको हम रीनल वेन करते हैं, उस रीनल वेन के जरिए ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, ये जो अपवाही धमनी है, इस अपवाही धमनी से ही कुछ केशिकाएं निकल करके, ध्यान देखिए, अपवाही धमनी से कुछ केशिकाएं इस प्रकार से निकल करके, और यहां ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के चारों तरफ, खास तौर से ये जो हैनले लूप है, इस हैनले लूप के इस प्रकार पैरेलल चलती है, इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से यहां पैरेलल चलती है। और ये जो पैरेलल जो केशिकाएं चलती है, जो समांतर केशिकाएं चलती है, इन पैरेलल चलने वाली केशिकाओं को हम कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा जो है ये सामान्यतया अपवाही धमनी से निकली हुई केशिकाओं का जाल होता है। अपवाही धमनी जो है वो परिनालिका केशिका बनाती है, और वो केशिकाएं जो है वो सामान्यतया आगे आकर के इस हैनले लूप के समांतर चली जाती है, यानी हैनले लूप के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर जो नलिकाएं होती है, समांतर जो केशिकाएं होती है, इनको कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। तो यहां पे एक समझने योग्य जो बात है वो ये है कि जो ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लाने वाली जो आर्टरी है उसको हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल या अभिवाही धमनी, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड ले जाएगी वो कौन सी होगी, इफरेंट आर्ट्रियोल यानी अपवाही धमनी। ध्यान देंगे, अपवाही धमनी जो है इसका व्यास, इसका जो डायमीटर होता है वो सामान्यतया इस अभिवाही धमनी से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी डायमीटर जो है, व्यास जो है, जैसे अफरेंट आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसका व्यास कम होता है, किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का व्यास जो है वो सामान्यतः एफरेंट आर्ट्रियोल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ सामान्यतया नेफ्रॉन के बारे में जानकारी है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रॉन जो है इसके अंदर ब्लड का जब फिल्ट्रेशन हो जाता है, रक्त जब छन जाता है, छनने के पश्चात यहां से जो फिल्ट्रेट निकला है, यहां से जो छनित पदार्थ निकला है, ये छनित पदार्थ आगे चल करके कहाँ जाता है। और अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पे जैसे ऐसा नहीं है कि जितना फिल्टर हुआ उस फिल्टर हुए भाग को जो है फिर आगे ले जाकर के यूरिन के रूप में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, नहीं। यहां पे क्या होगा, जो फिल्टर हुआ है उस फिल्टर पदार्थ के अंदर सामान्यतः जो भी छना हुआ पदार्थ है, उस छने हुए पदार्थ के अंदर कुछ उपयोगी चीजें भी होती हैं, ग्लूकोज होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, कुछ यूजफुल साल्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको रीअब्सॉर्ब करना है, उनको अवशोषित करना है। तो वो जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है पीसीटी में, हैनले लूप में, इसके अलावा डीसीटी में, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो है वो उपयोगी चीजों को रीअब्सॉर्ब करते हैं। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण के पश्चात जो शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको संग्राहक नलिका में डाल दिया जाता है। प्रत्येक संग्राहक नलिका जो है वो सामान्यतः कैलिक्स के अंदर खुलती है। कैलिक्स क्या होते हैं, कैलिक्स हमने पीछे जाना है कि जो यूरेटर होती हैं, जो मूत्रवाहिनी है, वो किडनी के अंदर जाकर के अलग अलग ब्रांचेस के अंदर बदल जाती है। पीछे हमने जाना था कि जैसे ये किडनी है और इस किडनी के अंदर जैसे ये यूरेटर है, तो ये जो यूरेटर है, इस यूरेटर की अलग अलग ब्रांचेज जो होती है, इन ब्रांचेज को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और ये जो कैलिक्स होते हैं, इन कैलिक्स के अंदर खुल जाते हैं कौन, ये संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका से यूरिन जो है वो कैलिक्स में आ जाएगा, कैलिक्स से फिर कहाँ आ जाएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको हमने कहा था पेल्विस, ठीक है। और इस पेल्विस से फिर कहाँ आ जाएगा, यूरेटर में, मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी के जरिए मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर शरीर के बाहर, ठीक है। इसको हम थोड़ा और आगे डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज की क्लास में हमने जाना है कि नेफ्रॉन जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि मूत्र का निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन के अंदर किस प्रकार से होता है, कैसे ये छानता है, ठीक है। छने हुए पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन, कौन कौन से पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, कौन कौन से पदार्थ जो है वो रीअब्जॉर्प्शन के पश्चात शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।